हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जी। 99th क्लास है हमारी। 26 जून को जो पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट 2 के पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। 25 जून के दोनों पेपर और 26 जून का शिफ्ट 1 ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इनफैक्ट हम 2023 से जो क्लासेस कर रहे हैं पीवाईक्यूज की हर 6 महीने बाद, तो उन सारी को मिला के ये 99th क्लास है। ओके, सो इतने पेपर बहुत होते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। सो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए बिना नहीं जाना है पेपर देने। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो सके, क्योंकि 105 क्लासेस हो जाएंगी आपके दिसंबर के एग्जाम से पहले। तो इन 105 में से जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पेन पेपर लेके आप बैठ सकते हो। 50 क्वेश्चन है, कितने ठीक कर पाते हो वो आप देख लो, एनालाइज कर लेना अपने आप को। ओके, इजी है ये वाला जो डीआई है, ये बहुत इजी है कंपैरेटिवली। जो हमने पिछले किए उनमें कम से कम कैलकुलेशंस लंबी थी, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ओके, टोटल नंबर ऑफ ईवीज दे रखी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेड और व्हाइट ईवीज हैं जो कि बिकी हैं पूरे 5 महीने में 2400 है टोटल। ओके, अब मई में रेड ईवीज बिकी हैं 360। टिल जून हो गया ये नंबर 360 से 456। टिल जुलाई 816। अगर टिल जुलाई बोला जा रहा है दैट मीन्स ये दोनों नंबर भी इस 816 में शामिल हैं। ओके, सो ये टोटल ओवरऑल जो है वो 2400 बिकी हैं। अब यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज दे दिया रेड और व्हाइट का। ओके, तो मैं 2400 का 25% निकालू, 41%, 21, 61% और 79%। ये तो आपका 2400 ही है। ओके, ये वैल्यूज आ जाएंगे आपकी किसकी, दोनों की, रेड और व्हाइट की कंबाइन, मई टिल जून टिल जुलाई टिल अगस्त टिल सितंबर। ओके, अगर मैं इनमें से माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, अगर चलो मैं टिल नहीं देख रही हूं, मैं पहले इनको कन्वर्ट कर रही हूं, मई में कितनी बिकी है, जून में कितनी, जुलाई में कितनी, तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं। मई में 360 है जी, ठीक है, जून तक 456 है, तो अगर मैं 456 में से 360 माइनस कर दूं तो ये देखिए 15 में से 6 गए 9, 90, राइट ना, सॉरी 96। ठीक है, सो ये 96 बच गई। ये 96 मतलब जून में बिकी हैं। ओके, अगर ये 360 थी तो ये 96। देन 816, 816 में से 456 माइनस कीजिए, वो जुलाई में बिकी हैं, वो रेड वाली है, तो ये रेड वाली कैलकुलेट हो जाएंगी आराम से। रेड और व्हाइट टोटल हमारे पास यहां आ जाएंगी, तो उसमें भी हम ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि हमें पता है रेड और व्हाइट का दे रखा है। अगर व्हाइट अकेले का पता करना होगा तो मैं रेड और व्हाइट वाले में से रेड का माइनस कर दूंगी, वैल्यूज दे रखी है मुझे। ओके, तो देखो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हाइट ईवीज सोल्ड इन मई जून और जुलाई टुगेदर, तो 3 उसकी। ओके, तीनों की साथ में। तो या तो मैं ये करूं कि मैं सिर्फ टिल जुलाई कैलकुलेट कर लेती हूं। ओके, या तो मैं तीनों की अलग अलग कैलकुलेट करूं। अगर मैंने सारी टेबल बना ली है, सारी कैलकुलेट कर ली है, तो दैट्स इजी। अगर मैं टेबल नहीं बना रही हूं, मैं एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूं, मैं क्वेश्चन देख रही हूं, उस हिसाब से सोल्व करना चाह रही हूं। सो मई जून जुलाई यानी टिल जुलाई हमें कैलकुलेट करनी है। सो ये टिल जुलाई कैलकुलेट करो। टिल जुलाई में रेड और व्हाइट है, उसमें से ये टिल जुलाई वाला रेड जो है वो माइनस कर दो, जो बचेगा उसको 3 से डिवाइड कर देना, ताकि 3 महीने में जो बिकी है उसको हमने एवरेज निकाल दिया। ठीक है, आंसर कैसे आएगा ये देख लो, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया था, रेड और व्हाइट की परसेंटेज कैलकुलेट कर दी, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। सेल ऑफ रेड ईवीज, तो मई में कितनी है, जून में कितनी है, जुलाई में कितनी, अगस्त में कितनी, सितंबर में कितनी, सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया। ओके, फिर रेड और व्हाइट की इन मई इन जून इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये यहां से देखो, सेल ऑफ रेड एंड व्हाइट मई में 600 है, तो ये हाँ जून में कितनी हो जाएगी, 984 माइनस 600। देन इसमें से ये माइनस की अब ये वैल्यू आ गई, जो मैंने अभी अभी समझाया वो सारी चीजें आ गई। अब हमसे पूछा है व्हाइट ईवीज के बारे में, तो ये रेड एंड व्हाइट हैं, ये रेड हैं, तो मैं क्या करूंगी, जून वाली, जुलाई वाली और मई वाली, ये तीनों में से माइनस करके व्हाइट निकालूंगी और एवरेज निकाल दूंगी, हो जाएगा। करके देखना, इजी है, मैंने सारी कैलकुलेशन करके दिखा दी है। आपको सिर्फ व्हाइट ईवीज की निकाल के और जोड़ के एवरेज निकालना है। ओके, सो मई, ये मई का रहेगा जी, ये जून का, जुलाई का, एवरेज 216 आ जाएगा, आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन।
व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड ईवीज सोल्ड इन अगस्त, अगस्त में बेची हुई जो है कितनी बिकी हैं वो आपसे पूछा, रेड ईवीज, ठीक है। तो ये रेड ईवीज हैं, अगस्त में पूछा है, तो ये जुलाई और अगस्त वाला माइनस करो तो अगस्त में आ जाएंगी। तो ये तो सिंपल है, 1032 में से 816 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गए 6, तो 6 तो एक ही के लास्ट में है, यहीं से पता चल गया, आंसर आपका 4th आ गया जी। ओके, चलिए, what is the difference between number of white EVs sold in June and number of red EVs sold in August? हो जाएगा, डिफरेंस निकालना है, जून की EVs रेड वाली, व्हाइट वाली, और रेड वाली EVs अगस्त की, तो ये आप कैलकुलेट करके उनको घटा दो, सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, राइट। सो आंसर कैसे आएगा, ये आपका सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। ओके, पहले हमने व्हाइट ईवीज कैलकुलेट की, जून की थी, तो ये देखो जून में 384 है रेड और व्हाइट, और जून में 96 है रेड, तो मैं माइनस कर दूंगी तो व्हाइट आ जाएगा। अब उसमें से, और ये 216, ये डिफरेंस हमसे पूछा था, ये अगस्त वाली का। ओके, चलिए, what is the ratio of number of EVs sold in May and average number of red and white EVs sold in August? So दो EVs यानी जो मई में मई में नंबर ऑफ EVs जो बिकी हैं टोटल, ओके, और एवरेज निकालना है रेड और व्हाइट का जो कि अगस्त में बिकी हैं, ठीक है। सो अगस्त वाली दोनों को निकाल के उनका डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। एंड अगर, क्योंकि वैसे तो हमें मिली हुई है रेड और व्हाइट वाली, तो जो अगस्त वाली हमने निकाली है उसको डिवाइड करो 2 से, एवरेज बोला है ना, ठीक है, तो भले ही वो वैल्यू एग्जैक्ट हमारे पास होगी बट डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सो रेशियो निकालना है जी, ठीक है। ये देखो, अगस्त में बोला था इन्होंने, अगस्त में 432 है रेड और व्हाइट, डिवाइड बाय 2 करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 216 जो है वो तो आपके एवरेज का इधर वाला नंबर आ गया। नंबर ऑफ ईवीज सोल्ड इन मई, मई में कितनी बिकी है, ये मई में टोटल ईवीज हैं 600, ठीक है, तो 600 रेशियो 216, ओके, इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 रेशियो 9 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, नंबर ऑफ व्हाइट ईवीज सोल्ड इन मई में जो व्हाइट ईवीज बिकी हैं वो इतना परसेंटेज ज्यादा है नंबर ऑफ रेड ईवीज जो सितंबर में बिकी हैं। अगेन तो देखो, ये क्वेश्चन में जिस बच्चे ने पहले ही क्वेश्चन में ये क्लैरिटी से आपकी कैलकुलेशंस कर ली होंगी तो कंफ्यूजन होएगा ही नहीं। ओके, सो नंबर ऑफ व्हाइट ईवीज पहले तो निकालेंगे, नंबर ऑफ व्हाइट ईवीज मई में, नंबर ऑफ रेड ईवीज सितंबर में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे कि कितनी ज्यादा है, और डिवाइड बाय जिससे ज्यादा है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व हो जाएगा, नंबर ऑफ ये 240 आ गई, ये 200 आ गई, दोनों का डिफरेंस 40, तो 40 डिवाइड बाय किससे ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, तो 40 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका 20% आंसर आ गया, थर्ड। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत इजी था ये वाला। What among the following are the barriers to communication? कम्युनिकेशन में बैरियर क्या रहेगा, लाउड म्यूजिक ऑब्वियसली बैरियर है, इल हेल्थ, अगर हेल्थ खराब है तो वो भी एक बैरियर का काम करेगा, टेलीफोन जो कि पुअर वर्किंग कंडीशन में ऑर्डर में है वो भी ऑब्वियसली, गुड हेल्थ जो है वो बैरियर का काम नहीं करेगा, ये तो अच्छी बात है, ओके, और ट्रैफिक नॉइस भी बैरियर का काम करेगा। सो इजी है, डी वाला एलिमिनेट, ए बी सी ई आपका आंसर हो गया। ओके, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज नेवर सीन टू बी राइटिंग और रीडिंग ड्यूरिंग द डे टाइम बट शी ऑलवेज सबमिट्स हर असाइनमेंट्स इन टाइम। तो हम कंक्लूड करके चल रहे हैं कि दिन में तो ये कभी करती हुई नहीं दिखती बट सबमिट कर रही है टाइम से, तो ऑब्वियसली रात में ही पढ़ रही होगी। सो ये हमने अज्यूम किया है, ओके, सो ये अजम्पशन वाली चीज किस बेस पे हो गई, अनुमान लगाया हमने, नहीं, अर्थपति, अनुपलब्धि, या फिर अलौकिका, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी नहीं है ये अर्थपति आ गया जी, अर्थपति में ही प्रिजम्पशन हम लेके चलते हैं, उसी को हम प्रिजम्पशन बोलते हैं। सो ये हमने प्रिज्यूम किया है कि एक बच्चा बहुत मोटा है, ये वाला एग्जाम्पल कई बार आया हुआ है ना कि एक बच्चा बहुत मोटा है, दिन में तो वो खाता नहीं तो रात में ही खाता होगा, वो सिचुएशन। If the statement some animals are not birds, तो A, E, I, O, तो ये O वाली स्टेटमेंट है। अगर ये गलत है तो कौन सी सही होगी, तो फॉर श्योर ये वाली सही हो जाएगी, यानी ये ऑल वाली तो सही होएगी ही होएगी। अगर यही गलत है तो ये E तो फॉर श्योर गलत होएगा, तो ये जो नो वाले हैं दोनों ये तो गलत ही होंगे, ठीक है, सही नहीं हो सकते। अब ये वाली फॉर श्योर सही है, ये वाली सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट टेक्निकली जब आपके पास ए वाली सही है तो ऑटोमेटिकली आई फॉर श्योर सही होगी। समझ आई ये चीज, जब मैं बोल रही हूं ऑल एनिमल्स आर बर्ड तो डेफिनेटली सम एनिमल्स आर बर्ड्स, तो उसमें आई गए, सम तो आई गया ना उसमें, तो आपका ए और डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा जी, ये फॉर श्योर सही रहेंगे, ओके, ट्रू होंगे। फर्स्ट टॉकी फिल्म अलम आरा
अरा, ये जो भी आप प्रोनाउंस करोगे, अर्देश्वर ईरानी। पिछले क्लास में था कि किसने डायरेक्ट किया, वो पूछ रखा था। अब पूछ लिया कब डायरेक्ट किया। ओके, तो पहली टॉकी फिल्म है जी 1931। याद रख सकते हो कि 1913 में जो है वो आपकी राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी, जो फर्स्ट साइलेंट फिल्म थी। दादा साहेब फाल्के, वहां से दादा साहेब फाल्के अवार्ड और वो सब चीजें। सो 1913 और फर्स्ट टॉकी, इस 13 को उल्टा कर दो 31। समझ आया? जैसे हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968, दूसरे वाली 86, उल्टा कर दो इसको। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप। Which of the following are characteristics of adolescent learners? एडोलेसेंस के टाइम पे इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, सही बात है। सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ जाएगा, नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है इस टाइम पे। बच्चे बहुत लेट सो रहे होते हैं, बहुत जो है कोई बात नहीं मान रहे होते पेरेंट्स की, पेरेंट्स उनको दुश्मन लग रहे होते हैं, वो वाली सिचुएशन होती है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम वाली। ओके, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सोशल बिलोंगिंग, एग्जैक्टली। आप एक जो है सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हो, पीयर प्रेशर चीजें, तो वो सोशल लेवल पे आप फेमस होना चाह रहे होते हो, सब लोग आपसे बात करें, आपके बारे में बात करें, वो आप चाह रहे होते हो, तो स्ट्रॉन्ग नीड होती है सोशल बिलोंगिंग की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाँ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगी तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ठीक है। इमोशनल वैलिडिटी, इमोशनल वैलिडिटी चाहिए होती है। देखो बी तो फॉर श्योर नहीं आएगा, ठीक है, और ए सी और डी तो ठीक है ही, ई भी ठीक ही लग रहा है, फोर्थ रहेगा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेटेजी दैट सपोर्ट मोटिवेशन, तो कौन सी स्ट्रेटेजी मोटिवेशन को सपोर्ट करेगी? कनेक्शंस अक्रॉस द करिकुलम, attributions to intellect rather than effort, work that is too much difficult, emphasis on finishing not learning, तो learning पे फोकस नहीं है देखो। देन यहाँ पे आप जो है too much difficult work के ऊपर फोकस कर रहे हो, too much difficult होगा तो क्या वो सपोर्ट करेगा या मोटिवेशन बनेगा उससे? attributions to intellect rather than effort, यहाँ effort को तवज्जो नहीं दे रहे हो, एक ही ऑप्शन ढंग का बचता है फर्स्ट वाला, connections across the curriculum। ओके, वो आपको, आप अगर करिकुलम से कनेक्ट करते हो कहीं ना कहीं तो वो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सब कॉन्ट्ररीज, तो ए, ई, आई, ओ, ये वाली सब एल्टरन होती हैं आपकी, ए आई और ई ओ। ए ई का रिलेशनशिप कॉन्ट्ररी होता है, आई ओ का रिलेशनशिप सब कॉन्ट्ररी होता है। तो आई और ओ वाला देख लो, सम स्पैरोज आर बर्ड्स, सम स्पैरोज आर नॉट बर्ड्स, तो सी और डी है क्या ऑप्शन में? ये रहा। ओके, तो ये हो गया जी सब कॉन्ट्ररी। How much more energy is released in an earthquake whose value is 4 on Richter scale than in an earthquake whose value is 3 on Richter scale? तो 3 और 4 वैल्यूज हैं, एक तो अर्थक्वेक आया है 3 का, एक आया है 4 वैल्यू का। अब इन दोनों में कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? इट्स लाइक 3 से ज्यादा, कितनी ज्यादा 4 वाले में रिलीज होगी? ट्वाइस होगी, 10% होगी, 10 टाइम्स होगी, या 50% होगी? ये क्वेश्चन ही गलत है जी, ये ड्रॉप्ड था। कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं बता देती हूँ। डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड जो है आप पहले कैलकुलेट करोगे, यानी जो दो मैग्नीट्यूड, जो दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, आप उनका डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। अगर ये वन, जो भी वैल्यू यहाँ आएगी उसको 31.6 की पावर में रख दीजिए, एन पे, यहाँ पावर में, ठीक है। तो जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो उस टाइम पे रिलीज होगी। ओके, उतनी एनर्जी उस सिग्निफिकेंटली रिलीज होगी। तो ये डिफरेंस है, तो 31.6 आंसर आना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 दिया होता, तो कि 5 वाले में कितनी हो गया एज कंपैरिजन टू 3, तो ये 5 - 3 करके ये 2 आ जाता हमारे पास मैग्नीट्यूड डिफरेंस। एनर्जी रेशियो में हम 31.6 का स्क्वायर कर देते, तो ये जो है हमारी एनर्जी की वैल्यू आ जाती। ओके, चलिए, फाइंड द टोटल नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। अच्छा, टोटल नहीं, रॉन्ग नंबर आपसे पूछा है। 1, 2, 5, 14, 41, 125। ओके, तो आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, आप देख सकते हो कैसे जो है यहाँ पे कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। 1, 2, 5, 14 मल्टीप्लाई करके देखो, जोड़ के देखो, पैटर्न ढूंढने की कोशिश हमने करनी है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग नंबर में ये एक को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है। 2, 5, 41 और 125 को कंसीडर कर रहे हैं, यानी 14 तो सही ही है। आंसर 125 आएगा जी। ये देखो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कर दो, 3 एकम 3, 1 गया, 2 आ गया, 3 दूनी 6, 1 गया, 5 आ गया, 5 तिया 15, 1 गया 14, 14 तिया 1 माइनस, जो भी वैल्यू आ रही है आगे ना, जैसे 2 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई,
5 को 3 से मल्टीप्लाई, 14 को 3 से, 41 को 3 से, तो ये 122 आना चाहिए था, बट ये 125 दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो गया जी। ओके ओके, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज परफेक्ट इज रिटन एज 73, तो कम्पैक्ट को हम कैसे लिखेंगे? तो ये साउंड तो ऐसे कर रहा है कि सबकी जो यहाँ पे नंबरिंग है उनको जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ए बी, ये देख लो, APER FECT, एक ABC, ये 3 नंबर, DE ये 5 नंबर, ये भी 5 नंबर, देन 5 ABCDEF, F 6 पे आ गया, GHIJKLMNOP 16वें नंबर पे P है, Q और R 17 को छोड़ के 18 पे ये हो गया, 18 पे R है, तो PQRST 19 छोड़ के 20 पे ये हो गया। अब इनको जोड़ के देख लो, 16 और 5 21, देखो 6 और 5 11, 12 13 14, 5 और 5 10, 10 6 7 8 9 19, तो यानी 16 18 19 और 20, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 2 2 1 3 4 5 6 और 7 73, ठीक है। कॉम्पैक्ट को भी ऐसे ही लिखो और जोड़ दो उनकी नंबरिंग को, ठीक है, हो जाएगा। ये लो, ओके, कंपैक्ट को जोड़ के 71 आंसर आ जाएगा। Arrange the following steps in correct sequence to establish effective governance in higher education institutions. तो effective governance आपसे पूछी है, किस सीक्वेंस में आप करेंगे? पहले पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे या इन्वॉल्व करेंगे फैकल्टी, स्टूडेंट्स और स्टाफ को डिसीजन मेकिंग में, एक गवर्निंग बॉडी बनाएंगे जिसकी क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, मॉनिटर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो देखो, पहले ये मॉनिटर के बाद रिव्यू आएगा और रिव्यू लास्ट में आएगा फॉर श्योर, ठीक है। आपने इवेल्युएट किया, उसके बाद आप रिव्यू कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो चीजों को, सो डी और ई लास्ट में आना चाहिए। आंसर तो यहीं से आ गया टेक्निकली, ओके। अब देखो, सबसे पहले आप एक गवर्निंग बॉडी बनाएंगे सी, देन आप पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेंगे, डिसीजन मेकिंग में सबको इंक्लूड करेंगे, मॉनिटर करेंगे और लास्ट में रिव्यू करेंगे। सो आंसर सेकंड हो गया जी। इजी था, ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं एक तरीके से, आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे ये सोल्व हो जाएंगे। केस स्टडी मेथड के बारे में पूछ रखा है, इट स्टडीज द फिनोमिनन, then event, situation or development in a very simplified and shallow manner. Phenomena, studying the phenomena, event, situation, development through and detailed analysis or intensive study. Okay. This study depends on analysis of responses collected through data. It is concerned with research for ways of using common sense to solve practical problems. ये रहेगा क्लियरली इंटेंसिव स्टडी है, इन डेप्थ स्टडी हम कर रहे हैं, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर, कॉन्टेक्स्ट टू वाटर ट्रीटमेंट। तो जब आप वाटर ट्रीटमेंट करते हो तो कौन से में केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस हो रहा है? सेडिमेंटेशन में, कोगुलेशन में, फिल्ट्रेशन में या ग्रिट चैम्बर में? तो कौन से में? फिल्टर कर रहे हो, कोगुलेशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन इकट्ठा हो रहा है वहीं पे नीचे, या ग्रिट चैम्बर? आंसर हो जाएगा जी सेकंड। कोगुलेशन के टाइम पे हम बेस्ट कोगुलेंट कौन सा रहेगा वो भी पढ़ते हैं कई बार। ओके, आया हुआ ये क्वेश्चन, आप बताना कौन सा है। टर्म दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, क्लासरूम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, अफेक्टिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन। ऑब्जेक्टिव्स फोकसिंग ऑन एटीट्यूड एंड फीलिंग, ये तो अपना अफेक्टिव हो गया जी, सी का फर्स्ट, ये देखो यहीं से आंसर आ गया। मेमोरी एंड रीजनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये किस में आ गया? कोग्निटिव में आ गया। टेक्निक्स यूज टू मेंटेन अ हेल्दी लर्निंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की बात हो रही है तो आप क्लासरूम को मैनेज करोगे। और कोलैबोरेशन में अ फिलोसफी अबाउट हाउ टू रिलेट टू अदर्स, तो आंसर आपका फर्स्ट हो गया। इजी है, एक आधे से भी हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगी तो। ओके, 5% ऑफ 25% ऑफ 1600 इज 50। ये आपको देखना है कौन कौन से करेक्ट हैं इसमें से। अगर मैंने ए का पता लगा लिया तो मेरे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। ओके, यानी मैं 25% कैलकुलेट करूं 1600 का, जो वैल्यू आएगी उसको 5% कैलकुलेट करूं, इसका आंसर बराबर टू 5 आना चाहिए। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 25 चौके 100, 4 चौके 16 और 5 चौके 20 आंसर आ रहा है। सही तो नहीं है ये। ओके, ये 5 आना चाहिए, सॉरी 50 दे रखा है इन्होंने, ये 50 आना चाहिए था, बट आंसर तो हमारे पास 20 आ रहा है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। अब बी सी और बी सी डी में से बचा, तो आप डी वाले को चेक कर लो एक बार। डी वाला क्या है? x/3 y/4
Z/5। ये बोल रहे हैं कि अगर ये एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड का रेशियो जो है वो 2, 3 और 7 हो जाएगा। इज इट सो? नहीं, आंसर बी और सी हो गया। दैट्स इट। इस तरीके से आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका टाइम भी बचे और चीजें आप इजीली कर पाओ। ठीक है, बट फॉर श्योर होने चाहिए आप उन चीजों के लिए। ओके, जैसे अगर आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी आती है तभी आप श्योर होंगे ना, अदरवाइज ये वाला करके देख लो कि सिंपल इंटरेस्ट जो अर्न किया है वो सही है या नहीं। ओके, क्या है इसमें? इफ इंटरेस्ट अर्न ऑन 15,000 इज 3 इन 3 years, सिंपल इंटरेस्ट पे कितना है? 5400। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 होगा, तो करके देख लो। 15,000 3 साल के लिए 12% इंटरेस्ट, 20 से 20 कट, मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 150, 36 से मल्टीप्लाई करो सीधा यहाँ पे। 5 6 की 30, 3 6 कम 6 7 8 9, 15 6 की 90, ठीक है। 15 तिया 45, यानी कि 0, 9 और 5 14, 4 और 1 5 और 1 0, ये वाली। ठीक है, 5400 आ गया, वही दे रखा है, तो ठीक है ये स्टेटमेंट। तो आपको कैलकुलेट करके श्योर भी होना है कि आपका आंसर सही है। एक्शन रिसर्च के स्टेप पूछ रखे हैं जी, इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। ठीक है, एक्शन रिसर्च की साइकिल यूजुअली हम नहीं, वो माइक्रो टीचिंग की साइकिल है। ओके, 36 मिनट की जो होती है। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च में बेसिकली वही है, लोकल लेवल पे इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। प्रोफेशनल्स जो है वो नहीं यूज करते एक्शन रिसर्च, प्रैक्टिशनर्स जो है वो यूज करते हैं। तो बेसिकली टीचर्स जो है क्लास में एक्शन रिसर्च यूज करते हैं। सबसे पहले वो प्लान करेंगे, ऑब्वियसली यहीं से ही सोल्व हो गया। दैट्स इट। और तो कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, सबको ये तो पता है ना, पहले तो प्लान ही करोगे ना कोई चीज को, या रिफ्लेक्ट कर दोगे, एक्शन ले लोगे, ऑब्जर्व करोगे, या फॉलो अप। फॉलो अप सबसे लास्ट में होता है, तो आप प्लान करोगे, वहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व, तो मैंने वीआईपी क्लासेस में भी करवाया था। 2 फरवरी वेटलैंड डे मनाते हैं हम। 22 अप्रैल, 22 मई, अप्रैल, अप्रैल में तो हम अर्थ डे या वोटर डे, 21 22 का यही था। 22 मई को आपका बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर थर्ड हो जाएगा, अर्थ डे ही है। ठीक है, 22 अप्रैल का अर्थ डे है, 2 फरवरी का वेटलैंड है, 16 सितंबर का वर्ल्ड ओजोन डे है। इनको याद रखो, और इन्हीं में से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने वीआईपी टॉपिक्स में करवाए थे कि ये वाले बार बार पूछे जाते हैं, एटलीस्ट ये कर लेना। In the Vedic period, as education was idealistic in nature, the acharyas laid stress upon. So किस पे स्ट्रेस देते थे वो? क्रिएशन ऑफ एन एप्टीट्यूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, भगवान की वर्शिप के लिए, डिजायर्स और नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए। नीड्स तो ठीक है, डिजायर्स तो हमेशा ही मना ही करते हैं, चाहे आइडियलिज्म हो, बुद्धिज्म हो, डिजायर्स तो सारे ही मना करते हैं। तो सी तो फॉर श्योर नहीं आएगा। ओके, बचा बीडीई और एडीई। ए तो आएगा ही, आंसर फोर्थ हो गया, ए बी डी ई आ गया। ठीक है, मीन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। 1000 बार बता चुकी हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, जो वैल्यूज दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 3, 3 दूनी 6, 0, 7 दूनी 14, 2 0, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन 60 है। ओके, 7 दूनी 14, 2 0, ठीक किया ना मैंने? बस वो सॉल्व ही करना है आपको, मल्टीप्लाई कीजिए सबको, और उसके बाद आप इनको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ते क्रम में, सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा बाद में। ओके, आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ये चीज आती है या नहीं वो मुझे बताइएगा। देखो, 90, 409, 400 सबसे कम, यानी ये सबसे कम है, और उसके बाद सी वाला सबसे ज्यादा, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1 से। हाँ ठीक है, ये यहाँ डन, ये 1600 हो गया। ये अपना ये कितने था? 1400 था, ये 1600। ठीक है, ऐसे ही आएगा। मुझे वो बड़ा नंबर देख के थोड़ा ऐसे लगा था, बट दैट्स इट। फॉर्मूला याद रखो। प्राइस ऑफ ए ज्वेल पासिंग थ्रू 3 हैंड्स, 3 लोगों के पास गया है वो, राइजेस ऑन द होल बाय 65%, यानी पहले अगर उसका 100 था तो तीसरे तक पहुंचते पहुंचते वो 165 का हो गया है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट और सेकंड सेलर, यानी पहले वाले ने 20% कमीशन कमाया, यानी 100 पे 20%, उसने 120 का बेचा। ओके, दूसरे वाले ने 120 का 25% कमाया। ठीक है, 25 चौके 100, 0, 4 तिये 12। ये क्या किया मैंने? 120 का 25% कितना आएगा? रुको रुको भाई,
25% ऑफ 120, एक जीरो से एक जीरो कट, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 6 12, 5 6 30, 30 का, यानी पहले वाले के पास 100 की थी, उसने 100 का लिया, 120 का बेचा, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया? 20% का। 120 पे लेके उसने 150 का बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया? 30 रुपए का, और प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। अब 165 का ही बेचेगा वो, क्योंकि ओवरऑल 65% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 100 से 165, ये परसेंटेज निकालनी है आपने। हो जाएगी कैसे? 15 नंबर है, यानी कि 165 में से 150 गए 15, तो 15 रुपए ही कमा रहा है वो, लेकिन वो 15 रुपए जो हैं वो 150 कितना परसेंटेज है? x% ऑफ 150। सो ये आपको करना है, 150 डिवाइड बाई 10% है जी। आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने समझाया था वो यहाँ कैलकुलेट किया है, लिखी नहीं है एग्जैक्टली सेम चीजें, बट आपको समझ आ जाएगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। देखो कॉनोटेशन डेनोटेशन में मैं मानती हूँ कि चलो कंफ्यूजन हो जाता होगा, एक्सटेंशन इंटेंशन में तो होना ही नहीं चाहिए। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना, लेकिन डिक्रीज बोल दिया, यानी इसका उल्टा इंटेंशन की बात हो रही है कि आप पहले सबसे बड़ी चीज लिखिए, उसके बाद छोटे 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 डीपर लेवल पे जाते जाइए। ओके, तो सबसे बड़ी क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी नहीं, फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स में डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, डेयरी में चीज आ गया, और चीज में कॉटेज चीज आ गया, तो BCAD थर्ड आंसर। ओके, रिसर्च मिसकंडक्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? डाटा फैब्रिकेशन रिसर्च मिसकंडक्ट में आएगा, प्लेगरिज्म आएगा, फाल्सिफिकेशन आएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ये मिसकंडक्ट नहीं है। डाटा को वैलिडेट भी आप करेंगे तो डाटा वैलिडेशन भी रहेगा, वो भी मिसकंडक्ट नहीं है। ओके, तो इजी था ये भी। ठीक है, फर्स्ट फिल्म राजा हरिश्चंद्र डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के वाज मेड इन विच ईयर? अभी बताई थी। फर्स्ट फिल्म 1913, दादा साहेब फाल्के, राजा हरिश्चंद्र। 1931 में फर्स्ट टॉकी फिल्म अर्देश्वर ईरानी, देन आपका अलाम आरा, ALAM आरा ARA, ठीक है, अलाम आरा 1931 फर्स्ट टॉकी फिल्म। ठीक है, तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन याद रख लो, 1913 आ जाएगा। Which of the following is one of the advantages of the behavioral objectives that determine teaching and learning in higher education? Teacher centered नहीं, advantage नहीं है ये। These are making these make learning focused and learning को focused और achievable बनाते हैं। टू नैरो है नहीं, these limit opportunities from spontaneous unintended outcomes occurring during learning experience। opportunities को लिमिट करना भी कोई पॉइंट नहीं बना, सेकंड पॉइंट ही हमारा सही है। ओके, सेकंड ऑप्शन साउंड्स बेटर। ओके, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, लास्ट जो 16 पेपर करवाए थे जो दिसंबर में हुए थे उनमें भी आया हुआ था, मैंने बकायदा सर्च करके देखा है, वहां मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। बस फर्क इतना है, वहां पे कुछ और चीज पूछ रखी थी जिसका हमने डिटेल्ड फॉर्मूला किया था। यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो कि अगर दो वैल्यू दे रखी है, या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। ठीक है, उस हिसाब से वैल्यूज देख लो, जैसे 5 चौके 20, 6 6 36, 8 5 40, 7 चौके 28, देख लो, 5 चौके 20 पहला। ठीक है, ये देखो 8 8 5 40, 7 चौके 28, और 6 6 36, 2 4 3 1। ठीक है, आंसर नंबर 4। ये फॉर्मूला है। मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? एन और पी को मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करोगे? एन बाय पी कर दो। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यूज आएंगी। ओके, देन देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं पता तो मैं ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखूंगी, या तो 5/4 करके देख लूं कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देन 8 के बाद 2 बच गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यही था ना, या मैंने कुछ गड़बड़ किया? 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, ठीक है, 1.25, सो 1.2 5/4, या n बाय पी बाय एन, नहीं पी बाय एन तो नहीं होगा। चलो बाकियों का एक बार करके देख लेते हैं। 6/0.6, 10 आ जाएगा। क्या आंसर आया है? यही वाले से आंसर आ रहे हैं अपने, है ना? ये वाले तो गड़बड़ी लग रहे हैं यहाँ पे भी। ओके, 4
4 एकम 4, देन बचे 3 फुल डेसिमल 3 है, 7 4 7 28, 7 चौके 28, 6 चौके 24, हाँ 7 चौके 28, 2 5 1.75। नहीं भाई ये गड़बड़ दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, बट फॉर्मूला यही रहता है अपना, जितना मैंने मेरी नॉलेज में है, ठीक है। फिर भी आपको लगे कि कोई और फॉर्मूला भी होता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। अदरवाइज ये वेरिएशन का फॉर्मूला है, वेरिएशन तो नहीं बोल रखा इन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो n/p हो जाएगा टेक्निकली, ठीक है। बाकी वेरिएशन वाला अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो 5 0.4 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 आ गया, और 5 चौके 20 2 आ गया, 5 चौके 20 2, ठीक है। देन 6 दूनी 12 1.2 आ गया। नहीं, इन्होंने वेरिएशन भी नहीं पूछ रखा है यहाँ, पहले जो प्रीवियस ईयर आया है उसमें वेरिएशन पूछा था, बट फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का यही होता है, बट ये मैच करता हुआ मुझे लग नहीं रहा है। ओके, तो बाकी इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है इजीली। ओके, चलिए, what is the correct sequence from smaller to larger of the following photovoltaic related system? तो ये भी मैंने प्रीवियस ईयर नहीं वीआईपी क्लासेस करवाई तब करवाया था कि सोलर सेल सबसे छोटा होता है, सोलर सेल के बाद जो है आपका क्या आएगा, मॉड्यूल, देन एरे, और फिर एरे फील्ड। आंसर ये आना चाहिए ना, नहीं CABD सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। NEP 2020 emphasize the integration of value education to promote, तो NEP 2020 किस लिए वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करती है, लाइफ स्किल एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स, उसको प्रमोट करने के लिए, रिलीजियस एजुकेशन को, होलिस्टिक डेवलपमेंट बेटर साउंड कर रहा है ना, तो थर्ड आ गया। ओके, मोडेम, राउटर, एनआईसी, रिपीटर, रिपीटर है तो वो रीजनरेट करेगा सिग्नल्स को, ठीक है। मोडेम है, मोडेम क्या करता है, मोडेम इनको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को चेंज करता है, ठीक है। देन राउटर क्या करेगा, फिजिकल एड्रेस या आईपी एड्रेस, फर्स्ट का फोर्थ ये नहीं फोर्थ तो नहीं है, फिर रुको, अच्छा हाँ ठीक है, डी का फर्स्ट ना, ठीक है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। सो राउटर जो है वो आईपी एड्रेस, और एनआईसी जो है वो फिजिकल एड्रेस, ये आई थिंक एनआईसी दे रखा है, मैक एड्रेस भी बोलते हैं फिजिकल एड्रेस को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंक्स ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसको हम सिंक बोलेंगे, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो वेटलैंड्स, ओशन, सोयल, एलिफेंट्स, तो आंसर आपका ABCD रहेगा जी। एलिफेंट्स को भी मानते हैं, सारे एलिफेंट्स को एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, बट और बाकियों के कंपैरिजन में भी एलिफेंट्स जो है वो सबसे कम सोर्स रहेगा, लेकिन फिर भी जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं उनको कंसिडरेबली सिग्निफिकेंट नेचुरल कार्बन सिंक्स हम बोल सकते हैं, जितना उनका फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे इंपैक्ट होता है, क्योंकि वो कार्बन स्टोरेज को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं बाय अल्टरिंग द वेजिटेशन पैटर्न, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी तरीके की चीज या आपके वो प्लांट्स को खाएंगे, ठीक है, तो वो शिफ्ट कर देते हैं वहां पे वेजिटेशन को, promoting the growth of carbon rich trees and increasing the amount of carbon stored in the soil through their dung। ओके, तो बोल सकते हैं एलिफेंट्स को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ABCD आपका सही आंसर है। What percent of a day is 3 hour, तो एक पूरे दिन का 3 घंटे जो है, 24 में से 3 घंटे कितना परसेंटेज है। एवरेज क्या है, पहले 9 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, और फिर एक और क्वेश्चन। अब मुझे इनमें से जो इजी लगेगा मेरे पर्सनल लेवल पे, मैं वो सोल्व करके ट्राई करूंगी कि आंसर शायद मिल जाए। ओके, तो आंसर ढूंढने की अगर हम कोशिश करेंगे तो देखो, एवरेज पूछा है पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का, यानी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, इनको जोड़ के एवरेज निकालो, डिवाइड बाय 5 करो। ओके, तो 5 और 2 7, 7 और 9 16, सॉरी 7 और 9, हाँ ठीक है 16, 16 और 6, चलो वैसे ही जोड़ लेते हैं, 15 और 12 27, 27 28 29 30, 30 और 9 39, 39 और 6 45, और 5 नेम 45, 9, थर्ड का फर्स्ट आएगा, ये देखो यहीं से सोल्व हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। बाकी आप फिर ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट वाला भी इजी है, 3 घंटे जो है वो कितनी परसेंटेज रहेगी, यानी 24 घंटे को मैं 100% मान रही हूं, सो 3 आवर्स जो है वो X% है, मान लो किसका, 24 का। ओके, सो ये यहां पे आ गया आपका 100,
3 डिवाइड बाय 3 8 24, 8 एकम 8, 9 10, 8 दूनी 16 पॉइंट समथिंग। सो फर्स्ट का थर्ड ना, फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, सो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो जो आपको इजी लगे। HTTP की फुल फॉर्म इजीएस्ट एवर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, it is immoral to use textbooks with profane words in them because it is not right for our children to be exposed to disrespectful and ugly words। तो ये किस तरीके की फैलेसी यहाँ हो रही है। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक्स में ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए बिकॉज ऐसे वर्ड्स हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। ऐसे वर्ड्स हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है, इसलिए टेक्स्ट बुक में यूज नहीं होने चाहिए। सो घूम फिर के हम जो है एक ही जगह पे घूम रहे हैं। देखो कोई हेस्टी जनरलाइजेशन नहीं है, कोई डिवीजन की फैलेसी नहीं है, कोई स्ट्रॉमैन नहीं है, एक ही बचती है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट इन सर्कल। ओके, बेगिंग द, क्या बोलते हैं इसको, बेगिंग समथिंग, मैं भूल गई, वो वर्ड भूल गई, स्किप हो गया अभी अभी दिमाग से। फुल फॉर्म ऑफ मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, प्योर रिसर्च क्या है? इट इज कंसर्न विद सर्च फॉर वेज of using scientific knowledge to solve practical problems. It doesn't develop and test hypotheses and theories. ऐसा कुछ नहीं है जी। This research is not used to reject or support the existing theories about social phenomena. ऐसा कुछ नहीं, यूज कर भी सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रिसर्च एंड इज कंसर्न विद क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड नोइंग मोर अबाउट द फिनोमिना विदाउट कंसर्न ऑफ इट्स प्रैक्टिकल यूज। एग्जैक्टली, अप्लाइड रिसर्च में हम प्रैक्टिकल यूज का चेक करते हैं कि प्रैक्टिकल यूज कितना होगा, बट प्योर रिसर्च में हम रिसर्च के ऊपर और नॉलेज एक्सटेंड करने पे फोकस करते हैं। तो दैट इज बेसिक रिसर्च। ओके, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है AICTE 1945, नीति आयोग 2015। ठीक है, इतना भी आइडिया हो तो सोल्व हो रहा है क्वेश्चन। 2 और 4। ठीक है, ICHR हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो आपका 1972 आ जाएगा और ICPR जो है वो आपका 77 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड। Which is the correct increasing order of memory storage capacity? तो correct increasing order, तो पहले KB होता है, then MB होता है, फिर GB होता है, TB होता है और PB होता है। तो CEDBA आंसर थर्ड। ओके, चलिए, IEEE नेम ऑफ वाईफाई इज। सो ये पूरा नाम आपसे पूछा है वाईफाई के संदर्भ में। ओके, सो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड वाला जो वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी इसको हम बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन IEEE 802.11। ये ईथरनेट के लिए अगर यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है ईथरनेट के लिए। 802.3, 802.15 जो है वो आपके ये वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए होगा और 802.2 जो है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल के लिए होगा। ओके, कम्युनिकेशन इवेंट, कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल मतलब किसी इंसान की बात हो रही है तो जर्नलिस्ट और एडवाइजर जो ह्यूमन बीइंग है वो आपके प्रोफेशनल्स हैं। रुको, ये वाला, सो डी का थर्ड। ओके, आंसर तो आपका यहीं से आ गया, प्रोफेशनल से। बट स्टिल कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो स्मार्टफोन और ईमेल ये टेक्नोलॉजी है। कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो आपका रेडियो हो गया और कम्युनिकेशन के इवेंट्स जो है वो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स हो गई। आंसर फर्स्ट हो गया। राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स एज पर देयर ईयर्स। ये मुझे नहीं लगता इस तरीके का क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। बट इसका आंसर मैं बता देती हूँ, थर्ड इसका आंसर इन्होंने दे रखा है, इसीलिए मैंने ईयर भी मेंशन नहीं किया। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपको ये रटना चाहिए, बिकॉज कितनी फिल्मों के नाम रटोगे। ओके, इंग्लिश वाली, हिंदी वाली, पता नहीं अलग अलग। सो मेजर जो थोड़ा बहुत याद रह जाए वो ठीक है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को मत रटो। Which of the following statements are correct? 1 KB has 1024 bytes. ठीक है, किलोबाइट, बाइट्स, बिट्स। ठीक है, क्या के मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी? नहीं, क्या के मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती, नहीं होती। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हब इज अ नेटवर्क डिवाइस, ALU इज अ कंट्रोल यूनिट। नहीं जी। ठीक है, सो फर्स्ट ठीक है, 3 ठीक बताने हैं ना, ACD आंसर हो जाएगा। ओके, क्या की मेमोरी स्मॉल होती है, हाई स्पीड मेमोरी होती है, CPU और रैम के बीच में यानी मेन मेमोरी के बीच में बैठती है और ये फ्रिक्वेंटली डाटा, जो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा है उसको स्टोर करने के लिए होता है। तभी हम बोलते हैं ना क्या के क्लियर कर लो,
तो वो क्या की मेमोरी मतलब जो फ्रिक्वेंटली आपने यूज किया उसको क्लियर अप करते जाओ। स्टोरेज, आप सेकेंडरी स्टोरेज में बात करोगे तो हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीज और वो सारी चीजें आएंगी जो कि स्लोअर रहेंगी प्राइमरी मेमोरी से। ओके, ये आपके सामने है जी पैराग्राफ। पैराग्राफ को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए ताकि आप पैराग्राफ को पढ़ पाए। ओके, कई बार बच्चे बोलते हैं मैम ब्लर है वीडियो, नहीं आप उसकी एम भी बढ़ा लो, ठीक है, मेरी तरफ से सारी चीजें क्लियर होती हैं। ओके, एन इंडिविजुअल बाय वर्च्यू ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो क्या आंसर रहेगा वो आपको ये पढ़ के पूरा का पूरा बताना है। आंसर आपका फर्स्ट रहेगा, कैन ये टेक इनिशिएटिव्स विद और विदाउट द हेल्प, तो इंडिपेंडेंटली वो ले पाए। ओके, वो क्या रहेगा, इंडिविजुअल, वही सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग दिखाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, हाँ ठीक है ना। आउटबाउंड लर्निंग, इंस्ट्रक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, रिपल्सिव लर्निंग, तो क्या आंसर रहेगा, आंसर एक्टिव लर्निंग रहेगा थर्ड। सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोस करना, डायग्नोस करना यानी आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर, आइडेंटिफाइंग, इंस्पेक्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सो आंसर आइडेंटिफाई कर रहे हो। ये बाकी सारे आंसर इसी में ही मिल जाएंगे, इसी में ही समझ आ जाएगा क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज यूजफुल एज इनोवेटिव वे ऑफ लर्निंग, फुल ऑफ चैलेंजेस, एनेबल्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, कोस्ट इफेक्टिव। तो बताइए पढ़ के कौन सा आंसर रहेगा, आंसर थर्ड रहेगा। ओके, 50th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न एनवायरमेंट इज रेस्ट्रिक्टिव होता है, नॉट वेरी कंड्यूसिव, इंस्ट्रक्टिव होता है, इम्प्रैक्टिकल होता है। सो मॉडर्न एनवायरमेंट जो है वो आपका इंस्ट्रक्टिव है। ओके जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ये आपका आज का पेपर यहीं पर समाप्त होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोशिश रहेगी कि अभी आने वाले सैटरडे संडे में से आपकी मैराथन्स जो है वो शुरू कर दी जाए, एटलीस्ट एक एक करके, बिकॉज मैं सैटरडे संडेज में ही फ्री हो पाती हूँ, वही ऑफ होते हैं, अदरवाइज नहीं होता फ्री टाइम। सो उस टाइम पे लाइव लेने की कोशिश की जा सकती है, सो देखेंगे अभी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.